क्रिस्पर जीन एडिटिंग एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति है जिसने जीवन को समझने, बदलने और पुनः रचने की संभावनाओं को खोल दिया है। इसकी शुरुआत एक सरल जीवाणु रक्षा प्रणाली से हुई थी, जिसे बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब कोई वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है, तो वह उस वायरस के डीएनए के कुछ हिस्सों को अपने जीनोम में सहेज लेता है, ताकि अगली बार जब वही वायरस आए तो वह उसे पहचान सके और काट सके। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को समझा और उसे एक सटीक जीन संपादन प्रणाली में बदल दिया, जिसे आज हम क्रिस्पर कहते हैं। इसमें मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक गाइड आरएनए जो उस विशेष डीएनए अनुक्रम को पहचानता है जिसे बदलना है, और एक cas9 नामक एंजाइम जो उस डीएनए को काटता है। यह प्रक्रिया इतनी सटीक होती है कि वैज्ञानिक इसे जेनेटिक सीजर्स कहते हैं। जब डीएनए कट जाता है तो उस स्थान पर नया अनुक्रम डाला जा सकता है या पुराने अनुक्रम को हटाया जा सकता है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी किताब के एक शब्द को हटाकर नया शब्द डाल दिया जाए, जिससे पूरा वाक्य बदल सकता है। आज यह तकनीक विश्व भर की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में जीवन को पुनः परिभाषित करने का माध्यम बन चुकी है। भारत में भी अब क्रिस्पर आधारित लैब्स तेजी से विकसित हो रही हैं। बेंगलुरु स्थित क्रिस्पर बिट्स और वाइस कॉर्नर लैब्स जैसी संस्थाएं इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। क्रिस्पर बिट्स की लैब सी कैंप में स्थित है, जो भारत सरकार द्वारा समर्थित एक प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर है। ये लैब्स न केवल जीन एडिटिंग कर रही हैं, बल्कि रोगों की पहचान, उपचार और यहाँ तक कि पर्यावरणीय निगरानी के लिए भी क्रिस्पर तकनीक का उपयोग कर रही हैं। इन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अत्याधुनिक उपकरणों और विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे cas9 एंजाइम, गाइड आरएनए और बेस एडिटिंग, ताकि डीएनए के विशिष्ट हिस्सों को काटा, बदला या फिर से जोड़ा जा सके। यह प्रक्रिया इतनी सटीक होती है कि वैज्ञानिक अब कोशिकाओं के व्यवहार को नियंत्रित करने, रोगों को जड़ से मिटाने और यहाँ तक कि विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सबसे उल्लेखनीय उपयोग सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी आनुवंशिक बीमारियों के इलाज में हुआ है। इन बीमारियों में शरीर की कोशिकाएं गलत तरीके से काम करती हैं, क्योंकि उनके जीन में दोष होता है। क्रिस्पर की मदद से उन दोषपूर्ण जीनों को ठीक किया जा सकता है, जिससे रोगी को स्थायी राहत मिल सकती है। अमेरिका और ब्रिटेन में कैसजेवी नामक क्रिस्पर आधारित दवा को मंजूरी मिल चुकी है, जो इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। कृषि में क्रिस्पर का उपयोग फसलों को रोग प्रतिरोधी, अधिक पोषक और जलवायु अनुकूल बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए टमाटर की ऐसी किस्में तैयार की गई हैं जो अधिक स्वादिष्ट हैं और जल्दी खराब नहीं होती। इसी तरह ककाओ के पौधों को ऐसे जीन दिए गए हैं जो उन्हें फंगल संक्रमण से बचाते हैं। यह तकनीक भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकती है, खासकर जलवायु परिवर्तन के दौर में। पशु विज्ञान में भी इसका उपयोग हो रहा है। सुअरों और गायों को ऐसे जीन दिए जा रहे हैं जो उन्हें बीमारियों से बचाते हैं और उनके उत्पादन को बढ़ाते हैं। इससे पशु कल्याण में सुधार हो सकता है और मांस व दुग्ध उद्योग को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क से संबंधित अनुसंधान की। यह क्षेत्र सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाएं डीएनए में बदलाव को बहुत संवेदनशीलता से लेती हैं। एक छोटी सी गलती भी कोशिका मृत्यु या न्यूरोनल असंतुलन का कारण बन सकती है। लेकिन क्रिस्पर की नई विधियां जैसे CRISPR एक्टिवेशन और प्राइम एडिटिंग इस चुनौती को पार करने में मदद कर रही हैं। वैज्ञानिक अब बिना डीएनए को काटे जीन की अभिव्यक्ति को बढ़ा या घटा सकते हैं। उदाहरण के लिए माउस मॉडल में CRISPR का उपयोग करके न्यूरॉन की फायरिंग दर को बदला गया,
जिससे मिर्गी जैसे रोगों में सुधार देखा गया। इसके अलावा वैज्ञानिक ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स यानी मस्तिष्क जैसे कृत्रिम ढांचे को क्रिस्पर की मदद से तैयार कर रहे हैं। इनसे यह समझा जा रहा है कि कौन से जीन मस्तिष्क के विकास, स्मृति और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कुछ प्रयोगों में तो नेअंदरथल जीन को मानव कोशिकाओं में डालकर देखा गया कि वह कैसे न्यूरॉन के बीच की बातचीत को बदलता है। एक और उल्लेखनीय प्रयोग में वैज्ञानिकों ने ऑल्टरनेटिंग हेमिप्लेजिया ऑफ चाइल्डहुड (AHC) नामक रोग के लिए क्रिस्पर का उपयोग किया। उन्होंने माउस के मस्तिष्क में उस जीन को ठीक किया जो इस रोग का कारण बनता है। परिणामस्वरूप माउस की सीखने की क्षमता, मोटर नियंत्रण और जीवन काल में सुधार देखा गया। मस्तिष्क में क्रिस्पर को पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक नैनोपार्टिकल डिलीवरी सिस्टम्स और वायरल वेक्टर्स का उपयोग कर रहे हैं ताकि यह रक्त मस्तिष्क बाधा, ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सके। यह बाधा सामान्यतः बाहरी अणुओं को मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करने देती, लेकिन क्रिस्पर को वहां पहुंचाना आवश्यक है ताकि जीन को सही स्थान पर बदला जा सके। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी और रोमांचक पहलू की जो विज्ञान को दर्शन से जोड़ता है, अवशेषों से नए जीव की उत्पत्ति। जब किसी जीव की हड्डी, बाल या ऊतक मिलते हैं तो वैज्ञानिक उसमें से डीएनए निकालते हैं। उस डीएनए को अनुक्रमित किया जाता है और उसकी पूरी जीन संरचना को समझा जाता है। फिर उस जीन को किसी जीवित कोशिका में डाला जाता है, जिसे क्लोन या सिंथेटिक एम्ब्रियो में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया से उस पुराने जीव की एक नई प्रति तैयार की जा सकती है। यह तकनीक अभी प्रयोगशाला स्तर पर है, लेकिन भविष्य में यह विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने का माध्यम बन सकती है। जैसे मैमथ या डोडो को फिर से जीवित करना, यह न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि होगी बल्कि एक सांस्कृतिक और दार्शनिक घटना भी होगी। क्रिस्पर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम केवल प्रकृति के संपादक हैं या सृजनकर्ता बनने की ओर अग्रसर हैं। यह तकनीक जीवन के उस रहस्य को छूती है जिसे हम सदियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन कैसे बनता है, कैसे बदलता है और क्या हम उसे अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई कवि शब्दों को चुनकर एक नई कविता रचता है, वैसे ही वैज्ञानिक अब जीवन के अक्षरों को चुनकर नया जीवन रच सकते हैं। भविष्य में क्रिस्पर का उपयोग न केवल बीमारियों के इलाज में होगा, बल्कि यह मानव क्षमताओं को बढ़ाने, जीवन को अनुकूल बनाने और यहाँ तक कि जीवन की परिभाषा को ही बदलने में सहायक हो सकता है। डिजाइनर बेबीज, डिजीज फ्री जनरेशंस और क्लाइमेट रेसिलिएंट ऑर्गेनिजम्स, ये सब अब कल्पना नहीं बल्कि संभावनाएं हैं। यह तकनीक हमें एक नई नैतिकता की ओर भी ले जाती है। जब हम जीवन को संपादित करने लगते हैं तो हमें यह भी तय करना होता है कि हमें क्या बदलना चाहिए और क्या नहीं। यह निर्णय केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि सामाजिक, दार्शनिक और मानवीय भी होता है। क्रिस्पर एक औजार है, लेकिन इसका उपयोग हमें तय करना है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति और चुनौती है। हाल ही में क्रिस्पर Cas9 तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जो न केवल जैविक नवाचार की मिसाल हैं, बल्कि जीव विज्ञान की सीमाओं को भी चुनौती देते हैं। Cas9 एक एंजाइम है जिसे अक्सर मॉलिक्यूलर कैंची कहा जाता है। यह डीएनए को एक विशेष स्थान पर काटता है, जिससे वैज्ञानिक उस स्थान पर नया जीन जोड़ सकते हैं या पुराने को हटा सकते हैं। इस एंजाइम की सटीकता और शक्ति ने वैज्ञानिकों को ऐसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता दी है जो पहले केवल कल्पना में थे। सबसे उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक है विश्व का पहला जीन संपादित मकड़ी, जिसे जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। उन्होंने एक सामान्य घरेलू मकड़ी पैरास्टियाटोडा टेपिडेरियोरम की अंडाणुओं में क्रिस्पर Cas9 तकनीक का उपयोग करके एक ऐसा जीन डाला जो लाल फ्लोरेसेंट सिल्क उत्पन्न करता है।
यह प्रयोग अत्यंत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि मकड़ियां स्वभाव से आक्रामक और नरभक्षी होती हैं और उनका जीनोम भी बहुत जटिल होता है। वैज्ञानिकों ने मकड़ियों को CO गैस से बेहोश किया, फिर उनके अनफर्टिलाइज्ड अंडों में माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से वह जीन डाला जो लाल रंग की फ्लोरेसेंट प्रोटीन बनाता है। जब ये अंडे विकसित हुए और मकड़ियां बनी तो उन्होंने लाल चमकदार रेशम का निर्माण किया। यह इस बात का प्रमाण था कि जीन संपादन सफल रहा और सिल्क की संरचना को बदले बिना उसमें नया गुण जोड़ा गया। इस प्रयोग का महत्व केवल रंगीन जाले बनाने तक सीमित नहीं है। मकड़ी का रेशम पहले से ही अत्यंत मजबूत, लचीला और जैव घटनीय होता है। अब जब उसमें विशेष गुण जोड़े जा सकते हैं तो यह मटेरियल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक नया द्वार खोलता है, जैसे कि चिकित्सा उपकरणों, स्मार्ट वस्त्रों या पर्यावरणीय सेंसरों में इसका उपयोग। इसी प्रयोग में वैज्ञानिकों ने एक और प्रक्रिया अपनाई जिसे क्रिस्पर को नॉकआउट कहते हैं। इसमें उन्होंने मकड़ी के एक विशेष जीन SO को निष्क्रिय किया जो आंखों के विकास के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जब यह जीन बंद किया गया तो मकड़ियां बिना आंखों के पैदा हुई। इससे यह सिद्ध हुआ कि SO जीन वास्तव में दृष्टि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रयोग न केवल जीन की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि CRISPR-Cas9 कितनी गहराई से जीवों की संरचना को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा भारत में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने Cas9 एंजाइम की एक विशेष क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने दिखाया कि यह एंजाइम बहुत कम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर भी DNA को काट सकता है और उससे जुड़ा रह सकता है। यह खोज उन जीवों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो ठंडे वातावरण में रहते हैं, जिन्हें क्रायोफाइल्स कहा जाता है। अब वैज्ञानिक ऐसे जीवों के जीन को भी संपादित कर सकते हैं जो पहले तकनीकी सीमाओं के कारण अछूते थे। इससे भविष्य में बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले जीवों के आनुवांशिक अध्ययन और संशोधन की संभावनाएं खुलती हैं। इन सभी प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि Cas9 केवल एक एंजाइम नहीं, बल्कि एक जीव रचना का औजार बन चुका है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक न केवल नए जीव उत्पन्न कर रहे हैं, बल्कि पुराने जीवों की संरचना को समझकर उन्हें पुनः परिभाषित भी कर रहे हैं। यह तकनीक हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन की सीमाएं क्या हैं और क्या हम अब केवल प्रकृति के दर्शक नहीं, बल्कि उसके सहनिर्माता बन चुके हैं।